कोहपेमाई एक दिलचस्प खेल। एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा गया जब वो मेरी नज़रों से गुज़रा और मेरी नज़रों को वो भा गया। नहायत दिलचस्प और गहरी इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल में लिखी गई। उस आर्टिकल को किसने लिखा? इमरान हैदर तहीम साहब ने इस आर्टिकल को लिखा। ये वीडियो उन्हीं की इजाज़त से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस आर्टिकल के 4 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो मैं आपके गोशगुजार करूँगा। अपने आर्टिकल के आगाज़ में उन्होंने एक 2 लाइनें लिखी हैं। वो क्या हैं? पहाड़ों का ज़र्फ़ है वरना, पहाड़ों का ज़र्फ़ है वरना कौन देता है दूसरी आवाज़। जिस तरह से उन्होंने लिखा है मैं हूबहू कोशिश करूँगा कि मैं उसी तरीके से उसको बयान करूँ। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से अगर मैं ऐड करूँगा भी तो वो सिर्फ़ आपको समझाने के लिए होंगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे उन्होंने लिखा है उसी तरह से मैं इसको बयान करूँ। कोहपेमाई में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अपने शौक़ की तकमील से कबल चंद अहम मालूमात से आगाही बहुत ज़रूरी है। ये मालूमात मेरे बहुत ही दिल अज़ीज़ दोस्त जनाब इमरान हैदर तहीम साहब ने अपनी तहरीर में लिखी हैं। उनकी लिखी गई 4 तहरीरों में से सबसे पहली तहरीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उन्हीं की इजाज़त से। हेडिंग है, पहाड़ कैसे मार्ज़े वजूद में आए। पहाड़ कैसे मार्ज़े वजूद में आए। कुर्रा अर्ज़ की बैरूनी सतह जिसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, दरअसल बड़ी बड़ी स्लैब्स का मजमूआ है जिसे अर्ज़ियात की ज़बान में प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो कि 100 किलोमीटर तक की मोटाई रखती हैं। बर-ए-आज़म इन्हीं प्लेट्स पर ठहरे हुए हैं। हज़ार साल कबल जब ये प्लेट्स आपस में इस ताकत से टकराईं कि सतह ज़मीन ऊपर को उठ गई तो पहाड़ मार्ज़े वजूद में आ गए और जिस अंदाज से टकराव हुआ उसी के मुताबिक पहाड़ों की साख्त बन गई। साख्त के एतबार से कुर्रा अर्ज़ पर पहाड़ दर्ज ज़ैल अक़साम पर मुश्तमिल है। नंबर 1, तह दर तह पहाड़ जिन्हें इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। नंबर 2, ख़राब कालब पहाड़ जिन्हें फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। नंबर 3, गुंबद नुमा पहाड़ जिन्हें डोम माउंटेन्स कहा जाता है। नंबर 4, आतिशफ़िशां पहाड़ जिनको वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। नंबर 5, सतह मुर्तफ़ा पहाड़ जिन्हें प्लेटो माउंटेन्स कहा जाता है। ये 5 जो अक़साम बयान की गई हैं इनकी थोड़ी थोड़ी तशरीह जो है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं जैसे उन्होंने बयान की है। सबसे पहले तह दर तह पहाड़। हज़ार साल कबल ज़मीन की प्लेट्स के इंतहाई ताकतवर टकराव से जो सबसे बुलंदो बाला पहाड़ वजूद में आए वो तह दर तह पहाड़ यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स कहलाते हैं। इसकी मिसाल कुछ यूं दी जा सकती है कि आप एक सादा कागज़ को लें और उसके दोनों सिरों पर हाथ रखकर दोनों हाथों को अंदर की तरफ सरकाएं तो आप देखेंगे कि कागज़ अंदर से कई तहों में ऊपर उठ गया है। यही तह दर तह या परत दर परत पहाड़ों की मिसाल है कि प्लेट्स के आपस में टकराने और अंदर की तरफ दबाव के बायस जो ज़मीनी सतह तह दर तह उठ गई उसी ने बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों को जन्म दिया। कुर्रा अर्ज़ पर एशिया में हिमालयाज़, यूरोप में द एल्प्स ALPS, जनूबी अमेरिका में एंडस ANDES, शमाली अमेरिका में द रॉकीज़ ROCKIES
और रूस में यूराल्स URALS के पहाड़ी सिलसिले फोल्डेड माउंटेन्स की मिसालें हैं। ये मैंने स्पेलिंग इसलिए बोले हैं कि प्रोनाउंसिएशन में या इनको बोलने में के तरीका में कोई फ़र्क हो या कोई अगर वर्ड इसमें अल्फ़ाबेट साइलेंट हो तो आप इससे खुद से भी सर्च कर सकते हैं। पहाड़ों, पाकिस्तान के पहाड़ भी फोल्डेड माउंटेन्स के ज़मरे में आते हैं। तह दर तह पहाड़ या परत दर परत पहाड़ या फोल्डेड माउंटेन्स, पाकिस्तान में भी जो माउंटेन है वो इस ज़मरे में आते हैं। ये तो हो गए तह दर तह पहाड़ यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स। आगे हम देखेंगे नंबर 2 पे खराब कालब माउंटेन्स, जिन्हें फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। तह दर तह या फोल्डेड माउंटेन्स के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले वजूद में आने के बाद ज़रा निचली सतह पर ज़मीन की क्रस्ट में दरारें पड़ गईं, जिन्होंने ज़मीन को अंदर से फाड़कर बाहर निकलने वाले मादे को ब्लॉक्स और चुंक्स की सूरत में बखेर दिया, CHUNKS, चुंक्स की सूरत में बखेर दिया, जिससे ज़मीन की सतह पर कदरे कम बुलंदी वाले फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स वजूद में आए। बड़े आज़म शमाली अमेरिका में सीरा निवाडा SIERRA NEVADA निवाडा और जर्मनी में हार्ज माउंटेन्स HARZ हार्ज माउंटेन खराब कालब या फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स की मिसालें हैं। नंबर 3 पे गुंबद नुमा पहाड़, जिन्हें डोम माउंटेन्स कहा जाता है। कुरा अर्ज की प्लेट्स के बाहमी टकराव के नतीजा में तह दर तह पहाड़ और खराब कालब पहाड़, इनको इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन्स एंड फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, मार्द वजूद में आने के बाद ज़मीन के अंदर से जो सियाल मादा, जिसे मेल्टेड रॉक या मैग्मा कहा जाता है, बाहर ज़मीन की तह पर बह निकला और फैल गया। तो इसके नतीजा में जो पहाड़ मार्ज़े वजूद में आए वो गुंबदनुमा या डोम माउंटेन्स कहलाते हैं। नंबर 4 पे है आतिशफिशा पहाड़, जिनको वोल्केनिक माउंटेन्स कहा जाता है। ज़मीन की अंदरूनी सतह में मौजूद गर्म सियाल मादा, जिसे लावा कहा जाता है, जब ज़मीन की सतह पर बह निकलता है तो उसने खुश्क होकर आतिशफिशा पहाड़ों को जन्म दिया। ज़मीन की अंदरूनी सतह में मौजूद गर्म सियाल मादा, जिसे लावा कहा जाता है, जब ज़मीन की सतह पर बह निकला तो उसने खुश्क होकर आतिशफिशा पहाड़ों को जन्म दिया। ये पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता ठंडे और हमवार होते गए और डोम्स की शक्ल में ढल गए। ज़मीन पर सबसे बुलंद आतिशफिशा पहाड़ तंजानिया में वाक़या है, जिसे माउंट किलिमंजारो कहा जाता है, KILIMANJARO, जो सतह समुंदर से 5895 मीटर बुलंद और अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी है। अफ्रीका की सबसे बुलंद चोटी जी माउंट आतिशफिशा पहाड़ है। अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक ये आतिशफिशा पहाड़ आखिरी बार अंदाज़न 2 लाख साल कबल एक्टिव हुआ था। उसके बाद से आज तक ये खामोश है। एशिया का सबसे बुलंद और खामोश आतिशफिशा पहाड़ ईरान की सबसे बुलंद चोटी कोह दमावंद माउंट दमावंड है, DAMAVAND।
जो सतह समुंदर से 5,610 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। शुमाली अमेरिका में जज़ायर हवाई आइलैंड, शुमाली अमेरिका में जज़ायर हवाई में माउंट किया, माउंट लो जिंदा आतिशफिशा यानी कि एक्टिव वोल्केनोज हैं, और माउंट सेट हेलेंस खामोश या इनएक्टिव वोल्केनोज हैं। फिलिपाइन में माउंट पिनाटुबा PINATUBA मशहूर आतिशफिशा पहाड़ है। इनके अलावा ज़मीन पर बहुत से दीगर एक्टिव और इनएक्टिव आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं। सतह मुर्तफ़ा पहाड़, प्लेटो माउंटेन्स। दुनिया में जहाँ जहाँ भी सतह मुर्तफ़ा मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद पहाड़ कम बुलंदी के पहाड़ या सतह मुर्तफ़ा पहाड़ प्लेटो माउंटेन्स कहलाते हैं। याद रहे कि ये प्लेटोज ज़मीन की सतह के ऊपर होने वाले किसी अमल से वाज़े वजूद में नहीं आए। गौर कीजिएगा लाइन पे, याद रहे कि ये प्लेटो ज़मीन की सतह के ऊपर, ये ज़मीन है, ज़मीन की, ये फॉर एग्जांपल ज़मीन है, ज़मीन की सतह के ऊपर, ज़मीन की सतह के ऊपर होने वाले किसी अमल से मारदे वजूद में नहीं आए, बल्कि ये ज़मीन के अंदर मौजूद उस ताकत से जिसने ज़मीन की बैरूनी सतह को हज़ार साल अंदर से कुचुके लगाकर ऊपर की तरफ उठान और इर्तफ़ा दे दिया, उसके बायस बने हैं। मतलब ये है कि ये जितने भी माउंटेन हैं, चाहे वो फोल्डेड हैं, चाहे वो वोल्केनिक हैं, चाहे वो डोम है, चाहे वो प्लेटो हैं, चाहे वो फॉल्ट ब्लॉक हैं, ये ज़मीन के अंदर ही कोई अमल हुआ है, उसी से ये बाहर आए हैं। और ये भी याद रहे कि प्लेटो माउंटेन्स अक्सर फोल्डेड, ये बड़ी अहम बात है, ये भी याद रहे कि प्लेटो माउंटेन्स अक्सर फोल्डेड माउंटेन्स के आसपास पाए जाते हैं। प्लेटो माउंटेन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? फोल्डेड माउंटेन जो सबसे पहले हमने देखे कि जो सबसे हाई माउंटेन है उनको फोल्डेड माउंटेन यानी कि तह दर तह या परत दर परत माउंटेन कहा जाता है। तो ये जो प्लेटो माउंटेन्स हैं ये उनके आसपास ही मौजूद होते हैं। ये क्यों मौजूद होते हैं आगे बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। और ये भी याद रहे कि प्लेटो माउंटेन्स अक्सर फोल्डेड माउंटेन्स के आसपास पाए जाते हैं और अपनी साख्त के एतबार से बुलंदो बाला फोल्डेड माउंटेन्स को बुनियाद और उन्हें कायम रहने के लिए सहारा फ्राहम करते हैं। ये प्लेटो माउंटेन्स क्या करते हैं? फोल्डेड माउंटेन्स की बुनियाद को कायम रखने के लिए उनको क्या करते हैं? ये सहारा देते हैं। मतलब ये प्लेटो माउंटेन्स उन बड़े माउंटेन्स की बुनियादों को सहारा दिए हुए हैं। अगर ये हिलेंगे तो वो जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो हिलेंगे या उनको फ़र्क पड़ेगा। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर मौजूद माउंट कुक और दीगर पहाड़ प्लेटो माउंटेन्स की मिसालें हैं। पहाड़ों से मुतल्लिक़ चंद इस्लाहात अभी हम देखेंगे। ये तो हो गए 5 किस्म के जो पहाड़ हैं उनके बारे में जो लिखा गया, ये उनकी थोड़ी सी तफसील जो है साथ में लिखी गई थी, उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है, बयान किया है। अब भी हम पहाड़ों से मतलब चंद अहम इस्लाहात ज़रा देखेंगे, उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि वो इस्लाहात क्या हैं और उनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? उसे उर्दू में बुलंदी कहा जाता है या इर्तफ़ा कहा जाता है। आम फहम ज़बान में इर्तफ़ा या अल्टीट्यूड से मुराद किसी इलाके का सतह समुंदर से ऊंचा होना है। किसी भी मुल्क या खित्ते के समुंदर की सतह को बुनियादी पैमाना मानकर उससे दीगर इलाके की ऊंचाई मापी जाती है। इर्तफ़ा या अल्टीट्यूड को
झैल कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। अल्टीट्यूड की कितनी कैटेगरीज हैं वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। ये 5 कैटेगरीज हैं। सतह समुंदर से 2000 फीट से लेकर 6000 फीट की बुलंदी को लो अल्टीट्यूड कहा जाता है। ये सतह समुंदर है, इसके दरमियान ये 2000 फीट है, इसके दरमियान का हिस्सा जो है वो नहीं बताया गया। सतह समुंदर से 2000 फीट और 2000 फीट से लेकर जो 6000 फीट, एक्चुअली 2000 से 6000 जो फीट की जो बुलंदी है इसको लो अल्टीट्यूड कहा जाता है। सतह समुंदर से 6000 फीट से 12500 फीट, 6000 फीट से 12500 फीट की बुलंदी को हाई अल्टीट्यूड कहा जाता है। 6000 फीट तक लो अल्टीट्यूड है, 6000 से 12.5 तक हाई अल्टीट्यूड है, 12500 से 16500 तक वेरी हाई अल्टीट्यूड है, 12500 से 16500 फीट तक क्या कौन सा हाई अल्टीट्यूड है? वेरी हाई अल्टीट्यूड है। और 16500 से 23000 फीट तक एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड है। 16500 से 23000 फीट की बुलंदी तक जो वो जोन है उसको एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड कहा जाता है। और 23000 तक तो जी एक्सट्रीम हाई, वेरी एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड हो गया। तो इससे ऊपर क्या होता है? 23000 फीट से लेकर ऊपर जो भी है डेथ जोन उसको कहा जाता है। डेथ जोन नहीं, उसे डेथ जोन कहा जाता है। चलिए, ये तो हो गया अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है? आगे मैं बयान करने लगा हूं कि पीक क्या होती है, चोटी क्या होती है। किसी भी पहाड़ के बुलंद तरीन मुकाम को चोटी कहा जाता है। किसी भी पहाड़ के बुलंद तरीन, ये पहाड़ है, मतलब इसके तो ये बहुत सारे इसमें नोके हैं, लेकिन उसका जो सबसे बुलंद पॉइंट होगा ना, जो सबसे बुलंद जो इसकी जो जगह है उसको पीक या चोटी कहा जाता है, जो कि किसी भी पहाड़ पर महज एक होती है। किसी भी पहाड़ पर महज एक होती है, यानी किसी भी पहाड़ के बुलंद तरीन पॉइंटेड टॉप को चोटी कहा जाता है। बुलंद तरीन जो पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है जी? चोटी कहा जाता है। और चोटी को हम पीक भी कहते हैं। अच्छा, चोटी बतौर समिट, ये तो अभी हमने बात की है चोटी पीक की, चोटी बतौर पीक। अभी चोटी बतौर समिट, ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अभी हमने जो देखा कि किसी भी पहाड़ की जो सबसे बुलंद पॉइंट है उसको चोटी यानी कि पीक कहा जाता है। चोटी एज ए समिट वो क्या होती है? किसी भी पहाड़ पर एक से ज़्यादा बुलंद तरीन मकामात भी हो सकते हैं। एक पहाड़ है, उसका बुलंद तरीन जो मुकाम है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सबसे बुलंद हमने उसको चोटी कह दिया, हमने उसको पीक कह दिया। अब अगर ज़्यादा हैं उसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा? किसी भी पहाड़ पर एक से ज़्यादा बुलंद मुकामात भी हो सकते हैं। ऐसे मुकामात को समिट कहा जाता है। जब ज़्यादा सारे बुलंद मुकामात आ गए ना एक पहाड़ के, तो फिर उनको हम समिट कहेंगे, जो कि एक पहाड़ पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। समिट एक पहाड़ पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस तरह नांगा पर्वत कह लें, उसके भी 3 समिट हैं। मिसाल के तौर पर साउथ समिट, नॉर्थ समिट, ईस्टर्न समिट। अब ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इसको बयान कर दिया गया कि एक पहाड़ है, उसका नॉर्थ समिट है, उसका ईस्ट समिट है और उसका साउथ समिट है। तो इस तरह से ये एक पहाड़ पर अगर एक से ज़्यादा समिट हैं, ज़्यादा चोटियां हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम समिट कहेंगे, समिट कहा जा सकता है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, उसमें मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। कोपेमा दोनों इस्लाहात को अपनी सहूलत के मुताबिक रद्द-ओ-बदल के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई समिट कहता है, कोई से पीक कहता है, तो मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से जो भी उस वक़्त की सिचुएशन होती है या जो भी वो क्या कह लें कि उस वक़्त जो मुनासिब होता है उसको वो बोल देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया चोटी बतौर समिट। इसके बाद जो नेक्स्ट है पास, माउंटेन पास, पहाड़ी दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? किसी भी पहाड़ पर मौजूद ऐसा मकाम जो गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल हो और वहाँ से पहाड़ की किसी रिज वगैरह के ज़रिए उतराई और चढ़ाई मुमकिन हो, पहाड़ी दर्रा या माउंटेन पास कहलाता है।
किसी भी पहाड़ पर मौजूद ऐसा मकाम जो गुज़रगाह के तौर पर, ऐसा मकाम जो गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता हो और वहाँ से पहाड़ की किसी रिज वगैरह के ज़रिए उतराई या चढ़ाई मुमकिन हो, पहाड़ी दर्रा या माउंटेन पास कहलाता है। मासफ क्या होता है? मजमुआ कोह, बड़े पहाड़ों पर बुलंद तरीन मकामात का ऐसा गिठा हुआ सिलसिला जिस पर एक या एक से ज़्यादा चोटियाँ मौजूद हों, मासफ कहलाता है। बड़े पहाड़ों पर बुलंद तरीन मकामात, गौर कीजिएगा, बड़े पहाड़ों पर बुलंद तरीन मकामात का ऐसा गिठा हुआ सिलसिला, मतलब ज़्यादा गुठा बना हुआ, जिन पर एक या एक से ज़्यादा चोटियाँ मौजूद हों, मासफ कहलाता है। 8000 मीटर से बुलंद पहाड़ों में से नांगा पर्वत और एक ये केंचुजुंगा और अन्नापूर्णा के पहाड़ दरअसल अपनी अपनी जगह एक मासफ हैं। यहाँ पे नांगा पर्वत के साथ जो नाम लिया गया माउंटेन का, वो मैं स्पेलिंग बोलने लगा हूँ, KENCHENJUNGA, एक माउंटेन का नाम है। तो इन पहाड़ों को दरअसल अपनी अपनी जगह पर ये पहाड़ क्या हैं जी? एक मासफ हैं, क्योंकि इन पर एक से ज़्यादा चोटियाँ हैं। कोपेमाई की आलमी तंजीम ने, बड़ी गौरतलब बात है, कोपेमाई की आलमी तंजीम ने किसी भी पहाड़ के लिए इंडिपेंडेंट माउंटेन कहलवाने का एक स्टैंडर्ड कायम किया हुआ है, जिसके तहत अगर किसी भी पहाड़ की चोटी अपने इर्द गिर्द के पहाड़ों से कम 600 मीटर ज़्यादा बुलंद हो तो वो एक अलग पहाड़ कहलाएगी, वगरना वो एक मासफ का हिस्सा होगा। अब देखें, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि अगर ज़्यादा चोटियाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर मासफ इस सूरत में होगा, अगर चोटियाँ 10 चोटियाँ हैं जी, एक पहाड़ पे ऊपर 10 चोटियाँ हैं, और वो उस सूरत में मासफ बनेगा अगर उनकी हर चोटी की ऊंचाई 600 मीटर से नीचे है। अगर उसकी ऊंचाई, चोटी की ऊंचाई, अगर उस अलग चोटी की ऊंचाई 600 मीटर या इससे ज़्यादा हो गई तो वो मासफ नहीं होगी, वो उस पहाड़ का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि वो एक अलग पहाड़ होगा। ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। ये माउंटेनरी के जो स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं, उन्होंने ये स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर कोई चोटी जो है दूसरी चोटी से 600 मीटर या उससे बुलंद है तो वो एक अलग पहाड़ कहलाएगी, वरना वो एक मासफ का हिस्सा होगा। यहाँ ये दिलचस्प बात काबिल ज़िक्र है कि दुनिया का चौथा बड़ा पहाड़ LHOTSA, ये एक माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल साथ ये पहाड़ है, ये चोटी है, तो उसकी जो सिर्फ यहाँ पे लिखा है महज 10 मीटर ज़्यादा बुलंदी की वजह से एक इंडिपेंडेंट माउंटेन है। महज क्या है? 10 मीटर, यहाँ पे लिखा है 10 मीटर, मतलब ये है कि उसकी वो जो चोटी है उसकी वो 610 मीटर है। अगर वो 600 या 599 भी होती तो वो माउंट एवरेस्ट का मासफ कहलाती, उसका मासफ उसके मासफ के ज़मरे में आती, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है वो 610 मीटर जो है 610 मीटर होने की वजह से वो एक अलग पहाड़ है। उसकी ऊंचाई क्या है यहाँ पे बयान की गई है, क्योंकि LHOTSA ये जो पहाड़ है माउंट एवरेस्ट के साथ, दरअसल माउंट एवरेस्ट के कैंप 4 पर वाक़या 7906 मीटर से अलग होकर 610 मीटर मज़ीद बुलंदी यानी 8516 मीटर पर वाक़या है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो अलग कहाँ से हो रहा है? कैंप 4 से 7906 मीटर से वो अलग हो रहा है। वो जो पहाड़ है 7906 मीटर से अलग हो रहा है, और जहाँ से वो अलग हो रहा है वहाँ से उस चोटी की जो ऊंचाई है वो 610 मीटर है, और सिर्फ वो एक्स्ट्रा 10 मीटर ऊंचाई होने की वजह से वो एक अलग पहाड़ जो है उसको नामजद कर दिया गया है, और उसका नाम है LHOTSA माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल साथ।
अच्छा जी, और इसकी कुल लंबाई 8,516 मीटर है। अगर ये 599, देखें इमरान साहब ने बड़ी ही खूबसूरत और बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किया है कि अगर ये 599 मीटर बुलंद होता, अगर ये जो अलग चोटी है 599 मीटर बुलंद होती तो ये माउंट एवरेस्ट का हिस्सा बन जाता। ये जो पहाड़ है LHOTSA, ये जो पहाड़ है, अगर ये 599 मीटर बुलंद होता ना, वो जहां से वो अलग हो रहा है, तो ये माउंट एवरेस्ट का हिस्सा होता। लेकिन और यूं माउंट एवरेस्ट भी एक मासफ कहलाती, माउंट एवरेस्ट भी क्या होती, एक मासफ कहलाती, क्योंकि उसकी क्या है, एक से ज़्यादा चोटियाँ होती अगर ये उसका हिस्सा होता तो। लेकिन चूंकि वो 610 मीटर बुलंद है, उस अलग चोटी जो है 610 मीटर बुलंद है, इसलिए उसका अलग से एक नाम जो है वो रखा गया है। अच्छा, हिल क्या होती है? हिल और माउंटेन के दरमियान जो फ़र्क है उसको ज़रा मैं बयान करने लगा हूँ। अगर चे माउंटेन और हिल, पहाड़ और पहाड़ी, दोनों के दरमियान फ़र्क की कोई आलमगीर तारीफ़ या डेफिनेशन नहीं है, और बहुत से ममालिक में दोनों की तारीफ़ मुख्तलिफ होती है। ताहम बहुत से माहिरीन इस बात पर मुत्फिक हैं कि ऊंचाई एक अहम चीज़ है जो दोनों को मुख्तलिफ करती है। ये ऊंचाई एक अहम चीज़ है जो कि दोनों को क्या करती है, पहाड़ को और पहाड़ी को अलग अलग करती है, और उसके लिए आलमगीरी तौर पर 2000 फीट की हद इस्तेमाल करने पर काफ़ी हद तक इत्तफाक है। 2000 उसके लिए, या पहाड़ी को पहाड़ से अलग करने के लिए एक जो कैटेगरी या एक हद मुकर्रर कर दी गई है वो 2000 फीट है। अच्छा जी, इस पे इत्तफाक है। माउंटेन यानी कि पहाड़ और पहाड़ी यानी कि हिल के दरमियान अब फ़र्क क्या है वो बयान करने लगा हूँ। डेफिनेशन, तारीफ़ क्या है? तारीफ़ के एतबार से ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो अपने इर्द गिर्द के जगराफिया से और इर्द गिर्द की ज़मीन से वादिया बुलंदी पर वाक़या हो और उसकी एक मखसूस चोटी हो जो सतह समुंदर से ज़्यादा 2000 फीट तक बुलंद हो, पहाड़ी या हिल कहलाती है। अब एक यहाँ पे एक हद मुकर्रर कर दी गई है कि वो उभरा हुआ हिस्सा जो कि अपने इर्द गिर्द की जो है इर्द गिर्द के जो ज़मीन है उससे बुलंद हो, और वो सतह समुंदर से कितना बुलंद हो जी, 2000 फीट तक बुलंद हो, तो उसको हिल कहा जाता है, उसको पहाड़ी यानी कि हिल कहा जाता है। जबकि सतह समुंदर से 2000 फीट से ज़ायद बुलंदी रखने वाली उभरी हुई ज़मीन जिसका फैलाव ज़्यादा हो और मखसूस या वाजिया एक या एक से ज़ायद चोटियाँ हों, उसे पहाड़ या माउंटेन कहा जाता है। यहाँ पे एक हद मुकर्रर हो गई है कि 2000 फीट तक जो उभरी हुई जगह होगी उसको हिल कहा जाएगा, उसको पहाड़ी कहा जाएगा। लेकिन जो भी उभरी हुई ज़मीन जो है, उभरी हुई जगह जो है वो 2000 फीट से बुलंद है तो उसको माउंटेन कहा जाता है। अब ज़रा आ जाएंगे इसकी फॉर्मेशन पे, साख्त या hayat या बनावट पे। साख्त या बनावट के एतबार से अपने इर्द गिर्द के माहौल से ज़मीनी कटाव, ग्लेशियर के पिघलने या किसी दीगर अमल की वजह से एक जगह पर जमा होकर इर्तफा इख्तियार कर जाने वाले ज़मीनी टुकड़े को पहाड़ी या हिल कहते हैं। जबकि पहाड़ या माउंटेन दरअसल ज़ेरे ज़मीन बरे आज़मी प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के सिरकने या टकराने के अमल के नतीजा में या आतश फिशानी सरगर्मी, वोल्केनिक एक्टिविटी में ही मार्दे वजूद में आते हैं, जो 2000 फीट से कहीं ज़्यादा बुलंद होते हैं। यहाँ पे फिर बात करते हुए वादा कर दिया गया कि 2000 फीट से जो बुलंद होते हैं वो माउंटेन होते हैं। अच्छा जी, आगे आ गया स्टीपनेस नंबर, ये 30 पहली चीज़ हमने देखी थी, माउंटेन और हिल, इसमें फ़र्क और उसके बाद उसकी तारीफ़। अब उनकी फिर साख्त देखी हमने, अब हम देखने लगे हैं उनकी स्टीपनेस, ढलवानियत। ढलवानियत के एतबार से पहाड़ी यानी कि हिल
कदरे कम ढलानियत यानी कि स्टीपनेस पर मबनी होती है। हिल जो है उसकी जो ढलान होती है, उसकी जो स्टीप होती है वो ज़रा कम होती है, जबकि माउंटेन बहुत ज़्यादा ढलानियत पर मबनी होता है। पहाड़ बाज़-औक़ात 90 दर्जे ज़ाविये या इससे भी ज़्यादा दर्जे के ज़ाविये पर मौजूद हो सकता है। मतलब हिल उसकी स्टीपनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि अगर पहाड़ है तो उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होती है और वो 90 डिग्री तक भी उसकी स्टीपनेस हो सकती है। नंबर 4 आ गई मसनूई या खुद साख्ता, या इंग्लिश में इसको कहेंगे मैन मेड। हिल या पहाड़ी खुद साख्ता या मैन मेड हो सकती है। हिल जो है वो खुद साख्ता या मैन मेड हो सकती है, जबकि माउंटेन जो पहाड़ है वो कुदरती होता है, वो नेचुरल होता है, वो हैंडमेड, वो मैन मेड नहीं है। नंबर 5 सिविलाइजेशन, रहन सहन व तमद्दन। रहन सहन व तमद्दन, पहाड़ी किसी भी किस्म के रहन सहन या तमद्दन इख्तियार करने के लिए सारा साल इस्तेमाल हो सकती है। पहाड़ी जो है, हिल जो है, वो रहने सहने के लिए सारा साल इस्तेमाल हो सकती है, जबकि माउंटेन पर अमूमन मुस्तकिल रहन सहन व तमद्दन पिनअप नहीं सकता और अक्सर रहन सहन आर्जी, वक्ती या मौसमी होता है। ताहम वैलीज में रहन सहन हो सकता है, वादियों में रहन सहन हो सकता है। नंबर 6 क्लाइमेट। हिल पर अमूमन इर्द गिर्द के माहौल से मिलती जुलती आबो हवा होती है। पहाड़ियों के ऊपर उनकी बुलंदी 2000 फीट तक होती है, तो क्या है, पहाड़ी पर अमूमन इर्द गिर्द के माहौल से मिलती जुलती आबो हवा होती है, जबकि पहाड़ पर मौसम के मुताबिक आबो हवा बनती है। पहाड़ पर मौसम के मुताबिक आबो हवा बनती है, जो अमूमन इंतहाई सर्द दर्जा हरारत पर मबनी होती है। इंतहाई सर्द दर्जा हरारत पर मबनी होती है और साल के मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है। पहाड़ पर मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है, गर्मियों में भी मुख्तलिफ क्लाइमेट होता है। मिसाल के तौर पर अगर K2 की साइड पे, काराकोरम की साइड पे आप चले जाएं और जैसे ही आप 6000 मीटर से अब ऊपर चलते हैं, बाज़-औक़ात 5000 मीटर पे भी अगर हवा तेज़ चल जाए और बर्फ़बारी हो जाए तो मौसम बहुत सर्द हो जाता है। और जब इससे और ऊपर जाते हैं तो मौसम जैसे मतलब थोड़े से फ़र्क, मौसम का कोई कुछ पता नहीं होता। हिल पे पता होता है क्योंकि वो आम एक रेगुलर मौसम होता है, लेकिन पहाड़ के ऊपर माउंटेन का जो है वो बहुत फ़र्क है और मौसम का भी उस पर बहुत असर होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, नबातात व हैवानात। बात हो रही है पहाड़ और पहाड़ी, माउंटेन एंड हिल। पहाड़ी पर नबातात, फल, पौधे वगैरह इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ही होते हैं और खेती बाड़ी भी उसी मखसूस आबो हवा के मुताबिक की जाती है। नीज वहाँ निचली आबादियों के जानवर भी ऊपर लाए जा सकते हैं और मुस्तकिल रखे भी जा सकते हैं और फल पौधे वगैरह भी उगाए जा सकते हैं। ये बात हो रही है हिल की। जबकि माउंटेन यानी कि पहाड़ पर चंद मखसूस अक़साम के नबातात, पौधे और फल ही पिन सकते हैं और जानवर भी चंद मखसूस नस्ल के ही ज़िंदा रह पाते हैं। ऊपर जो है पहाड़ के ऊपर सर्दी बहुत होती है और वहाँ पे ख़ास किस्म के जानवर ही रह सकते हैं। मैदानी इलाकों के नबातात व हैवानात पहाड़ पर इर्तिका पजीर नहीं हो सकते, जैसे मशहूर जानवर याक और बर्फ़ानी चीता जिसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है वगैरह मखसूस पहाड़ी इलाकों और मखसूस बुलंदी के अलावा मैदानी इलाकों में ज़िंदा नहीं रह सकते। आगे तरह आ गया है हिल। अमरीकी एक यहाँ पे बहुत खूबसूरत मिसाल दी है इमरान साहब ने, एक जिसे कहते हैं कि एक ज़िंदा मिसाल। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में मौजूद कैवानल हिल, CAVANL कैवानल हिल सतह समुंदर से 1999 फीट बुलंदी पर
वाकया दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी है? अमेरिका की रियासत में एक पहाड़ी है जिसे कैवेनल हिल कहा जाता है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1999 फीट। और ये दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी है, पहाड़ नहीं पहाड़ी है, यानी कि पहाड़ियों में सबसे बड़ी है। और सिर्फ 1 फीट की वजह से वो पहाड़ कहलाने से कासर है। 1 फीट, ये 1 फीट है। अगर वो इतनी बुलंद और होती तो वो पहाड़ के ज़मरे में आ जाती, या अगर वो 2 फुट बुलंद होती तो 2000 तक पहाड़ी और 2000 से ऊपर पहाड़। तो अब वो 1999 फीट है, तो वो पहाड़ी है कैवेनल हिल, अमेरिका की रियासत ओक्लाहोमा में। पहाड़। नंबर 2, नेपाल और चीन की सरहद पर वाक़या सतह समुंदर से 29,029 फीट की बुलंदी पर वाक़या माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ है। दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। उसकी फीट में ऊंचाई कितनी है? 29,029 फीट। अब आते हैं कोह पेमाई की तरफ। अभी ये सारी चीज़ें तो बेस हो गई कि एक बंदे को, एक जो कि कोह पेमाई की तरफ आना चाहता है या उसको शौक़ है, तो उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने कोह पेमाई की भी 3 कैटेगरीज जो हैं उन्होंने बयान की हैं। कोह पेमाई की 3 बुनियादी दर्जात हैं, उनको उन दर्जों में कर दिया। नंबर 1 हाइकिंग, बड़ी खूबसूरती के साथ हर चीज़ को बयान किया गया है। नंबर 1 हाइकिंग, नंबर 2 ट्रैकिंग और नंबर 3 माउंटेनरिंग। यहाँ पे बड़े ही सादा अल्फाज में इन चीज़ों को बयान किया गया है। हाइकिंग क्या होती है? जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी हमवार जगह पर पैदल चलना वॉक कहलाता है। ये हम मैदानी इलाकों में पैदल चलते हैं, सड़कें भी हमवार होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन अमूमन हमवार होती हैं, तो हम उसको वॉक कहते हैं, पैदल चलने को वॉक कहते हैं। अगर यही पैदल चलना नाहमवार, ऊंची नीची या एलिवेटेड लैंड यानी कि सतह मुर्तफा पर हो तो यही वॉक हाइकिंग कहलाती है। अगर यही जो वॉक है, जो मैदानी इलाके पे सीधे पे हमवार जगह पे वॉक है, अगर यही वो तो ऊंचाई पे की तरफ हो या ऊंची नीची हो या एलिवेटेड लैंड पे हो या सतह मुर्तफा पर हो, तो इसको फिर वॉक नहीं कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? हाइकिंग कहा जाएगा। हाइकिंग की झैल लाजमी जुज़्व हैं। नंबर 1 उसके जुज़्व उन्होंने बयान किए हैं। हाइकिंग में नंबर 1 रास्ता नाहमवार और बतदरीज बुलंद होता हुआ मगर ऊंचा नीचा हो। नंबर 2 रास्ता तयशुदा रूट पर एक मकाम से दूसरे मकाम तक एक ऐसी पगडंडी या फुटपाथ पर मुश्तमिल हो जिस पर पैदल चलना मुमकिन हो। नंबर 3 अमूमन महदूद मुद्दत यानी कि डिफाइंड पीरियड पर मुश्तमिल होता है और ज़्यादातर एक ही दिन में मुकम्मल हो जाती है। ये है हाइकिंग। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों की ट्रेल्स और कल्लर कहार के इतराफ़ में साल्ट रेंज और लोअर कश्मीर के इलाके हाइकिंग के लिए बेहतरीन हैं। इसके बाद बात करेंगे हम ज़रा ट्रैकिंग की। कोह पेमाई में हाइकिंग से अगला दर्जा जो है वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए लाजमी जुज़ क्या है? नंबर 1 रास्ता नाहमवार और बतदरीज बुलंद होता हुआ मगर ऊंचा नीचा होगा, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा स्टीप हो सकता है, जो कि 15 दर्जे से 30 दर्जे तक हो सकता है, इसके दरमियान में भी हो सकता है। नंबर 2 रास्ता तयशुदा रूट होना भी ज़रूरी नहीं और ना ही ये ज़रूरी है कि किसी पगडंडी या फुटपाथ पर मुश्तमिल हो, बल्कि अक्सर रास्ता या सिमत खुद बनानी पड़ती है ट्रैकिंग के अंदर। नंबर 3 ट्रैकिंग गैर तयशुदा यानी कि अनडिफाइंड मुद्दत के लिए होती है और मौसमी हालात या रास्ते के हालात पर मुनहसर होता है कि ये एडवेंचर कितने दिन में तय होगा और किस किस्म के रास्ते पर होगा। ट्रैकिंग करने वाले ग्रुप्स का अपना अपना प्लान होता है कि हमने किस रास्ता से जाना और उस रास्ते पर कब और कहाँ क़याम करना है। यहाँ ये बात याद रहे कि ट्रैकिंग हमेशा एक दिन की मुद्दत से ज़्यादा होती है। हमने पीछे जिक्र किया कि हाइकिंग एक दिन में होती है,
एक दिन से ज़्यादा की अगर ट्रैकिंग है या वॉकिंग है तो वो हाइकिंग नहीं, वो ट्रैकिंग कहलाएगी। लेकिन उसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि वो बतदरीज ऊपर होती है, उसके एंगल वगैरह भी बयान किए गए हैं। पाकिस्तान के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम छोटे बड़े पहाड़ों, अपर आज़ाद कश्मीर की वादियाँ, नीलम, शाउंटर, खैबर पख्तूनख्वा की वादियाँ, कागान, सावात, कालाम वगैरह जो हैं कि बेशतर इलाकों में बेशुमार झीलों और कम बुलंदी वाले हिमालयाई पहाड़ों, घाटियों और दर्रों में हर साल हज़ारों मुहिम जो ट्रैकर ट्रैकिंग करने आते हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग के फ़वाइद ये ज़रा सुन लीजिएगा, इनके फ़वाइद क्या हैं। कोपमाई के पहले दर्जात यानी कि हाइकिंग और ट्रैकिंग इंतहाई सेहतमंदाना एक्टिविटी है। नॉन टेक्निकल होने की वजह से इनमें एडवेंचर ज़्यादा और रिस्क फैक्टर कम होता है। हाइकिंग और ट्रैकिंग में क्या है, एडवेंचर ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क फैक्टर जो है इनमें कम होता है। ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए कुदरती माहौल के अंदर इससे बढ़कर और कोई वर्जिश नहीं, ट्रैकिंग और हाइकिंग से बढ़कर और कोई वर्जिश नहीं। साइंसी तहकीक के मुताबिक साल में कम से कम एक बार कुदरती माहौल में ट्रैकिंग की मुहिमजोई करना एक ऐसी वर्जिश है जिसमें आपके वो जिस्मानी मसल्स और रिफ्लेक्सेस इस्तेमाल होते हैं जो आप आम शहरी ज़िंदगी में सारा साल इस्तेमाल नहीं करते। ट्रैकिंग और हाइकिंग में वो मसल्स इस्तेमाल हो जाते हैं जो आप आम शहरी ज़िंदगी में पूरा साल इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा डॉक्टर्स का मानना है कि जिस्मानी और ज़हनी फ़िटनेस के लिए साल भर में एक बार लाजमी ऐसी वर्जिश करनी चाहिए, यानी कि लाजमी हाइकिंग या ट्रैकिंग करनी चाहिए। और तीसरी दर्जाबंदी क्या थी, क्लाइंबिंग, जिसे माउंटेनियरिंग कहा जाता है। ऐसी कोपमाई जिसमें आपको अपने ज़हनी व जिस्मानी सलाहियतों के अलावा मुख्तलिफ आलात का इस्तेमाल करना पड़े जिनकी गैर मौजूदगी में आप पहाड़ पर ना चढ़ सकते हों, तो उस कोहपेमाई को क्लाइंबिंग, टेक्निकल क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग कहा जाता है। यानी कि ऐसी माउंटेनियरिंग, ऐसी क्लाइंबिंग जिसमें आलात का इस्तेमाल होता हो और उनके बगैर चढ़ा ना जा सकता हो, तो उसको हम टेक्निकल क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग कहेंगे। वैसे तो तमाम पहाड़ पथरीले होते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ों की सारी सतह सिर्फ पथरीली होती है, कुछ की सतह पथरीली और बर्फीली दोनों तरह की बैक वक्त हो सकती है। पथरीली सतह पर की जाने वाली कोहपेमाई रॉक क्लाइंबिंग कहलाती है। पत्थरों पर जो कोहपेमाई है वो रॉक क्लाइंबिंग होती है। बर्फीली सतह पर की जाने वाली जो क्लाइंबिंग है उसे हम आइस क्लाइंबिंग कहते हैं। अगर आप इस टेक्निकल कोहपेमाई को मज़ीद बारीकी से क्लासीफाई करना चाहते हैं तो मज़ीद जान लीजिए कि ये सिर्फ पथरीली सतह पर कोहपेमाई करने वाले को कोहपेमा यानी कि क्लाइंबर कहते हैं, जो कि सिर्फ पथरीली पहाड़ पे करता है, या उसको रॉक क्लाइंबर भी कहा जाता है। जबकि पथरीली और बर्फीली दोनों तरह की सतह पर कोहपेमाई करने की सलाहियत रखने वाले कोहपेमा को माउंटेनियर कहा जाता है। माउंटेनियर कौन होता है? जो कि रॉक क्लाइंबिंग भी करता हो और आइस क्लाइंबिंग भी करता हो। जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करता है वो क्लाइंबर है, वो रॉक क्लाइंबर है। वो क्लाइंबर है या वो रॉक क्लाइंबर है। जो पत्थरों पर भी करता है, बर्फ़ पे भी करता है, उसको माउंटेनियर कहा जाता है। तमाम आम तौर पर क्लाइंबर और माउंटेनियर का लफ्ज़ दोनों तरह के कोहपेमाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह भी आगे उन्होंने बड़े एहसन तरीके से बयान किया है। क्लाइंबिंग रॉक हो या आइस, दोनों में बुनियादी आलात थोड़े बहुत फ़र्क के साथ तकरीबन एक तरह के ही इस्तेमाल होते हैं। चाहे रॉक क्लाइंबिंग है, चाहे आइस क्लाइंबिंग है, आलात सेम इस्तेमाल होंगे, लेकिन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ आलात सेम ही होंगे। सतह के एतबार से टूल्स इक्विपमेंट में फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन टेक्निक्स एक तरह की ही इस्तेमाल होती हैं। गोया रॉक क्लाइंबिंग हो या आइस क्लाइंबिंग, बुनियादी तरबियत एक तरह की ही होगी। बस आपको आलात यानी कि टूल्स पहाड़ की सतह के लिहाज से इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर आपने टेक्निकल क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग के खेल को अपनाना है तो उसकी तरबियत के बगैर आपको पहाड़ पर नहीं जाना चाहिए। दुनिया भर में टेक्निकल कोहपेमाई की तरबियत के बुनियादी असूल एक तरह के ही हैं। आप चाहे कनाडा में हों या ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में हों या पाकिस्तान, नेपाल, भारत में,
आपको बेसिक रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग से ही आगाज़ करना पड़ेगा। बुनियादी तरबियत के बाद मुख्तलिफ एडवांस लेवल की तरबियत हासिल करके ही आप कोहपेमा बन सकते हैं। लिहाजा बेहतरीन हिकमत अमली यही है कि बाकायदा तरबियत हासिल करके ही कोहपेमाई के शोबे में कदम रखा जाए। ये था पार्ट 1 जो तहरीरें लिखी हैं इमरान हैदर साहब ने, उस तहरीर का एक हिस्सा जो है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। और यहाँ पे उन्होंने एंड करते हुए एक गुजारिश या एक नसीहत की है कि अगर आप माउंटेनरिंग के मैदान में कदम रखना चाहते हैं तो आपको बुनियादी असूल जो हैं वो ज़रूर आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने बयान की हैं। प्रैक्टिकल जब करता है तो बंदा और भी बहुत कुछ सीखता है। तो बात उन्होंने कर दी कि बेसिक जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है, और जब हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, और इंसान तो हर किसी भी शोबे में चल जाए वो हमेशा सीखता ही रहता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, और सबसे बढ़कर इमरान हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने नहायत अहम मालूमात जो हैं अपनी तहरीर में दी, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं इनको इस वीडियो की सूरत में तमाम सामाइन तक ये बातें पहुंचा सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त हमारे बेसिक क्लाइंबिंग को थ्योरेटिकली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे हमारे 3 सेशन मौजूद हैं, जिसमें कुछ बेसिक्स जो हैं वो दिखाई गई हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाई गई हैं, बोल के बताई गई हैं। आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और फिर बात यही है कि ट्रेनिंग थ्योरेटिकल, वर्बली और चीज़ है। आप ये चीज़ें सुन के या देख के या पढ़ के आप माउंटेनियर नहीं बन सकते। यहाँ पे भी इमरान साहब ने यहाँ पे आखिर में उन्होंने एक नसीहत की, जिससे मैंने बड़ी ज़ोर से उसको आप तक पहुँचाया, और फिर कहने लगा हूँ। उन्होंने भी कहा कि अगर आप माउंटेनियरिंग के मैदान में कदम रखना चाहते हैं तो बेसिक जो ट्रेनिंग है उसको ज़रूर लें। फिर मुलाकात होगी इसी तहरीर के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।